की महापरीक्षा के बाद बस स्टैंड पर इंतजाम नाकाफी दिखे। जयपुर के सिंधी बस कैंप पर जब छात्रों का रेला पहुंचा तो वहीं बस में चढ़ने के लिए हर किसी को मशक्कत करनी पड़ी। इस रिपोर्ट में देखिए। बस स्टैंड पर छात्रों का रेला, खिड़की से बस में घुसे अभ्यर्थी, बस स्टैंड पर चरमराई व्यवस्था। धक्का मुक्की करती भीड़, खिड़कियों से बस में घुसते छात्र। ये वीडियो जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड का है, जहां पटवारी परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों का रेला उमड़ पड़ा। हर कोई घर जाने की जद्दोजहद करता दिखा। इस दौरान प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नाकाफी दिखी। छात्रों ने कहा कि उनके लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था की बात कही गई थी, लेकिन बस स्टैंड पर उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही। लगभग मेरे को हो गया 40 से 50 मिनट का टाइम हो गया। तो आप दूसरी पारी में परीक्षा देते हैं? दूसरी पारी में देते हैं और काफी परेशान हो रहे हैं। सही जा रहे हैं, दो के लिए बस से उल्टी आ रही है, जबरदस्त लड़की अंदर परेशान हो रही है, बहुत चोर की भीड़ है। बस स्टैंड पर अव्यवस्था के चलते आक्रोशित छात्रों ने नारेबाजी भी की। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ के चलते व्यवस्था चरमराने से आम यात्रियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर जोधपुर से है, जहां हनुमान बेनीवाल ने वोटों की चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग की सफाई पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग खुद थोड़ी कहेगा कि वोट की चोरी की जा रही है। तो ये बड़ा बयान है हनुमान बेनीवाल का। चुनाव आयोग की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया गया, उसके बाद एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने इस पर आवाज उठाई है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कल एक बड़ी रैली, महारैली जो है आयोजित की गई थी, उसी में हनुमान बेनीवाल का ये बयान सुनिए जरा। वो तो देते रहेंगे यार, चुनाव आयोग थोड़ी कहेगा हमने वोट चोरा है, वो तो ये कहेगा कि नहीं चोरा। जब आप बताइए क्या होता है इन चीजों से? लोग गीता पे हाथ रख के कोर्ट में झूठी गवाहियां देते हैं, कसम खा जाते हैं, खाते नहीं खाते। वोट चोरी निश्चित रूप से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किस स्तर पे हो रही है? 115 दिन से ज्यादा का बड़ा आंदोलन चला राजस्थान के अंदर, जेल भरो आंदोलन, लाखों लोगों की रैलियां, गवर्नर से मुलाकात, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग में नड्डा जी से ये कहलवाया कि इस पर चर्चा कराएंगे देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार, बंगाल या राजस्थान, जो पेपर लीक की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है। और बड़े मगरमच्छ जो अभी पकड़ से दूर है, रीच लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच की मांगो, या दूसरे मामलों हाई कोर्ट के अंदर भी एसओजी ने वही बात कही कि साहब बहुत बड़े स्तर पे घोटाला हुआ। अब हाई कोर्ट पर सबकी नजरें हैं, हाई कोर्ट कर देता है ठीक है, निरस्त नहीं करता है तो 1 लाख से ज्यादा जवान राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली से लाखों की तादाद में जवान राजधानी को घेरेंगे। टोंक जिला मुख्यालय के जनाना अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही छात्रा उमेमा के बीच हिजाब को लेकर बात बड़ी और एक विवाद का वीडियो आया सामने। तो आपको बता दें कि अब वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में लेडी डॉक्टर स्टूडेंट को हिजाब पहनकर अस्पताल में नहीं आने की बात कह रही है, जबकि स्टूडेंट हिजाब उतारने से मना कर रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद टोंक के मुस्लिम समाज और कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस नेता और मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया से मुलाकात कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। उन लोगों की अपनी शर्त है कि वो लोग अपना फेस कवर नहीं कर रही है, नहीं कर रहे हैं तो वो मजहबी नहीं है क्या?
वो गैर मुसलमान है क्या फिर? मैम हम शुरू से करते आए हो तो गलत है ये। अस्पताल वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ खुद करो पर्दा। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पर्दा करने से। बाजार में जाओ, आंखें भी बंद कर लो तुम्हारी, वो भी मत दिखाओ, ये भी क्यों दिखा रही हो? कौन सा लॉ है जो कहता है कि पर्दा नहीं कर सकते? पर्दा करो ना, मना नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जहाँ पे आप कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसके अंदर उसमें एक देखा कि एक बच्ची को लेकर उसके धार्मिक पहनावे को लेके डॉक्टर बिंदु जो हैं वो टिप्पणी कर रही हैं, जो कि एक समाज एक धार्मिक टारगेट कर रही है, उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली वीडियो थी, जिसको लेकर आज हम डॉक्टर विनोद परवारी जो प्रभारी हैं यहाँ के, उनसे मिले हैं और अपना विरोध दर्ज कराया। उनके खिलाफ एक शिकायत दी है कि डॉक्टर जैसा एक पद पर बैठी हुई औरत, उसकी मानसिकता इस तरीके की होगी तो कैसे काम चलेगा। 3 दिन पहले इंटर्न है वो मामा जी, उन्होंने मेरे को थोड़ी शिकायत करी थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं तो हिजाब वगैरह लगाने के लिए मना कर रही हैं। तो फिर मैंने उन डॉक्टर साहब को बुला के समझा दिया था, मतलब सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर हिजाब लगाती है लगाने दो, अपने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर फिर कल एक बार वापस उन्होंने डाटा वगैरह हुआ डॉक्टर मामा को, तो सब सामने आई ये समस्या, कल समझाते हैं, थोड़ा लेटर वगैरह देते हैं। हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो मैं आया था तो इन्होंने जनाना अधीक्षक को ज्ञापन दिया 5-7 लोगों ने, और इसके बारे में शिकायत तो कोई हमारे को तो प्राप्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके अनुसार हम जांच करेंगे। तो वहीं खैरथल के किशनगढ़ बास से ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला दिया है। सोचिए, घर की छत, उस पर रखा नीला ड्रम और जब उसमें झांका गया तो निकली लाश। एक लाश है एक युवक की, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे रहस्यमय तरीके से लापता हैं। आखिर किसने की ये खौफनाक वारदात? पूरा परिवार कहां गायब हो गया? इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी टू राजस्थान, कितनी मुस्कान। छत पर मिला ड्रम, बदबू से हक्का। मौत का राज, नीले ड्रम में हंसराज। खैरथल में मेरठ जैसा हत्याकांड। मेरठ का वो नीला ड्रम हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जहां पति की हत्या कर पत्नी मुस्कान ने उसका शव ड्रम में बंद कर दिया था। वैसा ही कुछ खैरथल के किशनगढ़ बास में भी हुआ। यहाँ आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर रखे नीले ड्रम से एक युवक का शव बरामद हुआ। शव की पहचान हंसराज उर्फ सूरज के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मकान मालिक के मुताबिक 2 दिन से परिवार नीचे नहीं उतरा। जब वो छत पर गई तो ड्रम से तेज बदबू आ रही थी। ऊपर रखा पत्थर हटाया तो अंदर हंसराज का शव मिला। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई। मैं जैसे ऊपर गई तो मेरे को बदबू सी आई, वे आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा। मैंने आके न फिर आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई अच्छा। तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आके नार मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि हंसराज की पत्नी और 3 बेटियां लापता हैं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। सवाल उठ रहा है, क्या अलवर का यह मामला मेरठ के मुस्कान केस जैसा है? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि हंसराज की हत्या किसने की? उसकी पत्नी और बच्चे कहां गायब हैं? ड्रम में कितने दिन से शव था और हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? इलाके में चर्चा है कि यह हत्या पारिवारिक विवाद या किसी रिश्ते की खटास से जुड़ी हो सकती है, लेकिन गुमशुदा पत्नी और बच्चियां इस केस को और उलझा रही हैं। आदर्श कॉलोनी में इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहाँ पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली। बता दें, हंसराज करीब 1.5 महीने पहले ही इस इलाके में किराए पर रहने आया था। वह पास की ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था और अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ यहीं रह रहा था। मेरठ से खैरथल तक नीले ड्रम में कैद मौत की ये कहानियां एक सवाल छोड़ जाती हैं। आखिर इस ड्रम में रिश्ते ही क्यों कैद हो रहे हैं?
न्यूज 18 राजस्थान के लिए खैरथल से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं भीलवाड़ा के हमीरगढ़ कस्बे में चामुंडा माता मंदिर में 12 अगस्त को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी हमीरगढ़ कस्बे में परेड भी कराई। आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर से सोने चांदी के आभूषण और छत्र चुराए थे। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। आज प्रदेश के 27 जिलों में येलो अलर्ट है। बिल्कुल, तो कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19 से 22 अगस्त तक अब पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना रहेगी। इसी के साथ पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए, जयपुर शहर में अगले 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32 से 33 और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो जयपुर संभाग में बारिश की संभावना है। ऐसे ही अगर हम बात पूर्वी राजस्थान की करें तो वहां पर 19 से लेकर 22 तक बारिश के आसार है। मॉनसून क्योंकि अब समाप्ति की ओर जा रहा है, तो ऐसे में जाते जाते भी मॉनसून कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाएगा। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर दिया है। जैसलमेर, जोधपुर, पाली में बारिश के आसार हैं। 7 दिन मध्यम बारिश के आसार रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना असर राजस्थान के इलाकों में रहता है। जालौर में भी भारी बारिश की संभावना है। बिल्कुल, तो मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर में 5 दिन अब मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं 5 अगस्त को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा में शेखावाटी के 4 जवान लापता हैं। उन्हीं में से एक सीकर का हरित भी है। घर के डालडे को खोजने की परिजनों की हर कोशिश नाकाम हो रही है, जिससे उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बुजुर्ग माँ को है फौजी बेटे का इंतजार, अनसुनी हो रही हर गुहार। प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन कोई किसी प्रकार का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। उम्मीदें हो रही चकनाचूर, रो रो के हाल बेहाल, कहाँ गया मेरा लाल। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आए प्रलय के बाद अब तक राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र के 4 जवानों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। लापता 4 जवानों में एक सीकर के मंडोली गांव का जवान हरित भी है। महज 19 साल का हरित पिछले साल ही सेना में भर्ती हुआ था। परिजनों का कहना है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली है, जिससे अनहोनी की आशंका गहराती जा रही है। आखिरी बारी क्योंकि मम्मा के अत्ता ही पेटियां खड्डे आए थे, मैं के बेटा अत्ता ही नहीं सरिया जे क्योंकि और कड्डे जन्म को कि 8,000 मेरा खाता में छोड़ दे जो थे 15,000 और कड्डे जो थे फोन दिए जन्म के अच्छी बेटा ठीक। संतुष्टिपूर्ण कदम या आश्वासन नहीं दे रहे हैं जिनसे कि कुछ आस बंधे। बस यही कि हम कोशिश करें, हाँ हमारे नॉलेज में हम करेंगे। अब क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कनेक्टिविटी है, क्या नहीं है, हमारे घर की बड़ी बेहाली हो रखी है। इससे मिलने के लिए उसके रिश्तेदार उत्तराखंड भी पहुंचे, लेकिन वहां भी हरित का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर वो खाली हाथ लौट आए। परिजन स्थानीय नेताओं और जन प्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब जो सरकार की जो बेरुखी है, उससे बड़ा दुख होता है कि एक किसान और एक जवान जिसकी कोई नहीं सुनता, प्रकृति की हर एक परिस्थितियों में जो मुकाबला करता है, चाहे बर्फ का हो और चाहे बाढ़ की स्थिति हो, तैनात तो सैनिक रहता है, लेकिन उनकी उसके बाद जो सुनवाई नहीं होती, परिवार की जो सुनवाई नहीं होती। हरीश सिंह की मां तारामणि पूरे दिन घर के मुख्य दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठी रहती है। बूढ़ी मां को इंतजार है कि अब उसके लाल की सलामती की सुखद खबर आए। जवानों के परिजन और स्थानीय लोगों की मांग है कि सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा व्यापक और गहन किया जाए। साथ ही जवानों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए तकनीकी सहायता भी ली जाए।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन हैं। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से की है। वे 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष रहे। सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और मार्च अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमागहमी चरम पर है। एनडीए ने उम्मीदवार घोषित कर अपनी पहली चाल चल दी है। अब इंतजार है विपक्ष के कदम का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंत्री। आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे चीन के विदेश मंत्री एनएसए अजीत डोभाल से भी मिलेंगे वांग यी। आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चीन के विदेश मंत्री की ये महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे चीनी विदेश मंत्री। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।